जैसा आपने अभी तक देखा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल, ठीक है, उसके पास डुअल कैरेक्टर है, पार्टिकल का भी एंड वेव का भी, वेव लाइक बिहेवियर। राइट, पार्टिकल जैसा भी बेटा और वेव लाइक बिहेवियर। अब भाई ये दोनों ही चीजें हैं इसके पास। तो अब एक तरह से डी ब्रॉय का अगर हम बात देखें तो डी ब्रॉय ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा वो h/mv के बराबर होगा। राइट, तो अब इसको अगर हम अप्लाई करें तो क्या बोहर की थियरी को हम डिराइव कर सकते हैं क्या? कौन सा पॉस्टुलेट याद है ना? पहला वाला पॉस्टुलेट क्या था? m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू NH/2 पाई। कितना? 2 पाई, यही था ना पहला पॉस्टुलेट। और इसका कोई डेरिवेशन तो था नहीं, ये कहां से आया? उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा, क्या चीज? एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। यही था ना बेटा एक्सप्लेनेशन उनका? यस सर। लेकिन ऐसा तो कुछ मालूम नहीं था कि कैसे ये क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये क्वांटाइज्ड ही क्यों है। तो बेटा अब मैं इनकी बात करूं तो एक कंडीशन होता है, अब ये आगे आप वेव में पढ़ेंगे, फॉर अ स्टेबल वेव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर स्टेबल वेव या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कंडीशन होता है बेटा। क्या है वो कंडीशन? सो कंडीशन फॉर स्टेबल वेव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या है वो कंडीशन? जब आप वेव पढ़ लोगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा, अभी मैं आपको बस याद करा दे रहा हूं कि जो भी पाथ डिफरेंस होता है नॉर्मल फ्लोइंग वेव के लिए वो n लैम्डा के बराबर होता है, यानी जो भी उसका वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, n लैम्डा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन के पाथ डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रॉन के पाथ डिफरेंस के बारे में बात करूं तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह से ये पूरा का पूरा ये ट्रेवलिंग कर रहा है तो उसका जो पाथ लेंथ आएगा वो कितना आएगा? 2πr। तो 2πr शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ये स्टेबल वेव का कंडीशन है बेटा, n लैम्डा के बराबर आना चाहिए। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो 2π इंटू आर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो बेटा लैम्डा के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? h/mv। क्यों भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? yes, तो अब आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा अरेंज करके देखिए, m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू NH/2 दिख रहा है? यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 ये समझ में आ रहा है ये क्यों क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ये कंडीशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर फॉलो करता है। बोलिए। तो बेटा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, और एक चीज मैं और एक इसमें आपको बताऊंगा। आप देखो ये रिलेशन क्या था स्टेबल वेव के लिए? 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। स्टेबल वेव का मतलब बेटा, स्टेबल वेव का मतलब कि वेव के टर्म में अगर बात किया जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है? मतलब वो एक दूसरे को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, मतलब वो एनर्जी रेडिएशन वाली जो बात थी वो नहीं होगी, ठीक। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा कि अगर उसी को 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा है ना? यहां से कुछ चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको। तो बेटा अगर आप देखो तो 2πr डिवाइडेड बाई लैम्डा में कर दूं तो ये कुछ और नहीं, इसको अगर देखा जाए तो ये n के बराबर आ रहा है। तो 2πr क्या है? गिवन लेंथ।
और ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्या कुछ समझ में आ रहा है? गिवन लेंथ बाई वेवलेंथ किसको बताता है? ये कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ वेव को बताता है। यस और नो? यस सर। और यही नंबर ऑफ Yes. वेव, नंबर ऑफ वेव ही क्या है? ऑर्बिट नंबर। देखो दिख रहा है क्या? यस। तो इससे क्या समझ Yes, में sir. आया, वो इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। इस चीज से आप क्या समझ सकते हो वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि बेटा कि अगर आपका n इज इक्वल टू 3 है, से फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 3 यानी थर्ड ऑर्बिट में, दैट इज इन थर्ड ऑर्बिट। क्या हो रहा है? थर्ड ऑर्बिट है तो दैट इज इन थर्ड ऑर्बिट। क्या चीज हो रहा है? टोटल ऑफ 3 वेव लेंथ्स विल बी प्रेजेंट। अब बेटा याद है ना, वन वेव का मतलब किसको बोलते हैं? वन वेव का मतलब ये होता है, याद है ना? पूरा पूरा जो कंप्लीट वेवलेंथ है उसको वन वेव बोलते हैं। याद है ना सबको? हमने पढ़ाया था आपको वन वेवलेंथ। वन वेवलेंथ को वन वेव बोलते हैं। तो बेटा अब थर्ड ऑर्बिट में इसका मतलब 3 वेव बनेगा। तो आप देखिए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया? दिख रहा है? ये देखिए ये एक्चुअल में है उसका। हालांकि मैंने बहुत बड़ा उसको दिखाने की कोशिश किया, बट एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत नजदीक होता है उसके। मतलब यूं यूं होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत नजदीक नजदीक। हालांकि ये सब एक रिप्रेजेंटेशन है बेटा। तो ये पूरा आप देखिए 3 वेव मैंने कंप्लीट किया। ये 1 वेव, फिर 2 वेव, फिर 3 वेव। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो Yes, sir. तो Yes, sir. तो इस तो अगर कभी ऐसा लिखा रहे ऐसे करके, कभी कभी ना मैंने बताया ना कि ऑर्बिट के नंबर को कभी एक्साइटेड स्टेट में बताएगा, कभी एल सेल में, कभी एम सेल में, तो आपको ऑर्बिट पकड़ना रहता है। यहाँ अगर ऐसे लिखा है तो ये कौन से ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड ऑर्बिट। समझ में आया? क्योंकि ऐसे दिखाने का मतलब 3 वेव दिखाया, और 3 वेव दिखाने का मतलब वो कहाँ संभव है? तो 3 वेव कहाँ पे मिल रहा है भाई? तो ये n ही तो नंबर ऑफ ऑर्बिट था, और यही नंबर ऑफ वेव भी हो गया। तो जितना वेव उतना ऑर्बिट नंबर। अच्छा, इससे मजेदार बात और दिखाता हूँ। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? फॉर n इज इक्वल टू 4, दैट इज इन फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा? सर इससे एनर्जी का भी रिलेशन है ना, उसमें वेव बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, घटती जाएंगी, मतलब वेव लेंथ आगे जाके। आगे जाकर के वेवलेंथ घटती जा रही है, बिल्कुल। एनर्जी, वैसे कौन सी एनर्जी की आप बात करते हैं? काइनेटिक एनर्जी तो घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तो बढ़ रही है, क्योंकि वो Yes, sir. नेगेटिव में था ना। फॉर n इज इक्वल टू 4, दैट इज इन फोर्थ ऑर्बिट, देयर विल बी 4 वेव। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लो ये आपका से फॉर एग्जांपल ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ? एक क्वार्टर में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ही क्वार्टर में एक वेव कंप्लीट कर दूंगा मैं। ये कंप्लीट कर दिया, इसी को रिपीट करूंगा अगले क्वार्टर में भी। ये देखो कंप्लीट कर दिया, इसी को रिपीट करूंगा अगले क्वार्टर में भी। कंप्लीट कर दिया। तो ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव हो चुका। अब इसको ले आकर के यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। देखो कितने वेव दिख रहे हैं यहाँ पे? ये Four. कितने वेव है बेटा? यहाँ से यहाँ तक 1,
2 3 so 1 4 2 3 and 4 समझ में आया क्या? यस yes तो बेटा जब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप डायग्राम में देखो तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट है। और बच्चों इतना डायग्राम दिखा करके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द एनर्जी फॉर हीलियम आयन whose wave diagram is represented like this। तो आप समझ गए ना कि हीलियम आयन का कौन सा ऑर्बिट पूछ रहा है ये? फोर्थ ऑर्बिट। यस तो उसका एनर्जी आप निकाल कर सकते हो ना सब कुछ? यस सर ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट? of helium ion of an electron in of helium ion which is shown below। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको एक डायग्राम दे दूं और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लूं। मैं क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूं। मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपके साथ कि ये मैंने डायग्राम दिया हुआ है और कैसे बनाऊं इसको मैं? हाँ ये रिप्रेजेंटेशन है उसका, समझ में आया? ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो अब आपको इसका क्या बताना है एनर्जी एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? बहुत सिंपल। हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv इंटू आर इज इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। यही होता ना बेटा? yes sir यस तो n कहाँ यहाँ मालूम चल रहा है? n कितना है? सर 2 ये 2s यस। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? सिंपली 2h अपॉन 2 पाई। क्योंकि ये हीलियम है या हाइड्रोजन है इस बात से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। आंसर हो गया। अब देखो कुछ लोग क्या होता है ना, ये देख के घबरा जाते हैं, दिमाग नहीं चलाते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, अरे मास मालूम ही है हमको, स्पीड निकाल लेंगे, रेडियस भी निकाल लेंगे, तीनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल गया एंगुलर मोमेंटम। तो एक साइड वो ये ज्यादा फॉर्मूला याद रहने से ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि आप लगेंगे स्पीड निकालने, आर निकालने, फिर सबका मल्टीप्लिकेशन। जबकि सिंपल क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये क्वांटाइज रहेगा। यही आंसर हो गया। एच की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू सर रखो, 1 का आंसर आ गया। डायग्राम कैसे बनेगा n इक्वल्स टू 1 का? वन इज वेरी, यार वन तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे बनाओगे इसको? इसलिए तो मैंने वन दिखाया नहीं। तो वन कैसे बनाओगे? ठीक है खुद से ट्राई करो। वन तो बनाना काफी मुश्किल है। एक ही कैसे बनाएं, जगह पे कैसे टेक्निकली अगर, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकते ना दोनों पॉइंट, दोनों कोनों। हाँ वह बिल्कुल वो बड़ा ही अजीब सा हो गया। वो कुछ इस तरह का कि यहाँ से यहाँ गया, कुछ ऐसा। हाँ कैसा बनेगा? वो बहुत ही अजीब सा बनेगा। ठीक है, सो फॉरगेट दैट, इमेजिन करो बस। ठीक है, हमें बस समझना है थियरी को। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों एक्सटेंशन किस चीज का जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब आपको समझ में आया कि बोहर थियरी से वेव नेचर का बिना बोले भी वो उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। और वो कहाँ से इंक्लूड किए थे? उन्होंने मैथमेटिकली एनालाइज किया था। जो लाइमर बामर पासिम ब्रैकेट फंड के सारे फॉर्मूले निकल के आए थे, उसको बैक कैलकुलेशन करके उन्होंने वो थियरी डेवलप किया था। ठीक है, तो ये था सारा डिस्कशन रिलेटेड टू
अब नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों, कौन सा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स right, Heisenberg's uncertainty principle. राइट, अब क्या करेंगे, ये क्या चीज बताता है, इससे क्या हम समझते हैं? सो देखो बच्चों, अभी तक क्या है पता है, इन्होंने जो स्टेटमेंट इनका आप सुनेंगे तो जितना अब तक आपने सीखा है सब लगेगा कि सब फेल हो गया, सब रॉन्ग हो गया। क्या इनका थियरी था? इनके हिसाब से अगर इनके स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे से एनालाइज करें तो उसका जो मीनिंग निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एटम का, मॉलिक्यूल का, इतने छोटे छोटे चीजों का जो एग्जैक्ट पाथ है ना बेटा, वो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। तो अगर पाथ नहीं ट्रेस करेंगे तो आप ये कैसे बता रहे हैं कि वो सर्कुलर होगा? इसी पे ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिए हाइजेनबर्ग के अनुसार कि कोई भी स्मॉलर पार्टिकल का आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों ट्रेस कर ही नहीं सकते साइमल्टेनियसली, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि ये इस तरह से मूव कर रहा है? तो उन्होंने पूरा ऑर्बिट का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, सर्टेनिटी का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया कि कोई निश्चित तो है ही नहीं। इसीलिए उनके इसमें देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो मैं उसके उनके स्टेटमेंट को लिखता हूं। क्या स्टेटमेंट था बेटा? कि द एग्जैक्ट momentum and position of a particle can't be determined accurately बेटा। राइट, और वो भी कब? एक ही टाइम पे। द एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, the exact position and the exact momentum of a particle the exact position and the exact momentum of a particle can't be determined simultaneously. बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। तो इसको मैथमेटिकली उन्होंने क्या बताया कि जो डेल्टा, जो एरर है, मतलब इसको भी थोड़ा समझना है हमें। एरर इन मेजरिंग द पोजीशन एंड एरर इन मेजरिंग द मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा और हमेशा h/4 से तो बहुत बड़ा होगा। कम से कम इतना तो इन दोनों में मिस्टेक आएगा ही कि इनका प्रोडक्ट करोगे तो मिनिमम वैल्यू h/4 के बराबर ही होगा। अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइसली ये बोल रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और इसका पोजीशन हर टाइम पे हमें मालूम है, एक टाइम टू टाइम हमें मालूम है कि यहाँ है, अभी यहाँ है, यहाँ, और एट द सेम टाइम उसका मोमेंटम भी मालूम है, यानी m/v। बेटा अगर ये सब चीज हमें मालूम है तो कोई एक चीज अगर हमने फिक्स कर लिया कि उसका पोजीशन मालूम है,
एकदम एक्यूरेट पोजीशन मालूम है, तो यानी डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0। तो उस समय जो एरर इन मोमेंटम आएगा तो ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मतलब ये जितना क्लोज हुआ, जितना एक्यूरेट ये पोजीशन हुआ, उतना ही एरर पोजीशन में क्या आएगा बेटा, 0 के नजदीक पहुंच जाएगा। कोई एरर ही नहीं है, ये 0 के नजदीक। और आप अगर 0 के नजदीक वाले किसी नंबर से आप डिवाइड करें किसी सर्टेन नंबर में, तो बेटा वो इन्फिनिट आ जाएगा। यानी एरर जो मोमेंटम में एरर है वो इनफाइनाइट कहा जाएगा। मतलब अगर आपने बोला कि यहाँ इसका पोजीशन है, तो आप उसका स्पीड ही नहीं बता सकते, उसमें एरर इनफाइनाइट कहा जा रहा है। तो ये बड़ा ही खतरनाक चीज उन्होंने बताया, जिसके वजह से जो सर्टन चीजें थी वो खत्म हो गई। कि इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उसमें आप इतनी बड़ी बात कि उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम साथ साथ ट्रैक कर लिया। अब थोड़ा ये समझते हैं बच्चों कि ये एरर है क्या चीज भाई, और खास करके पोजीशन को समझते हैं कि भाई क्या इसका मतलब क्या है पोजीशन का या लेंथ का। जैसे आपको फिजिक्स में सर ने पढ़ाया होगा एरर के बारे में, कि देखो बेटा जो भी चीज हम मेजर करते हैं तो हमारे पास उसका स्केल होता है अलग अलग। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, तो नॉर्मल जो घर में आप स्केल देखते हो, है ना, जो मतलब जो हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में अपना लेके जाते हैं, वो कितने इंच का होता है बेटा, टोटल कितने इंच का होता है? 6 इंच का होता है। अरे बाबा 6 इंच ना, जो ज्योमेट्री बॉक्स में लेके जाते हो यार, 6 इंच का। उसका मतलब उसमें कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होते हैं। यस Yes. अच्छा, उस 15 सेंटीमीटर के अलावा भी क्या उसमें छोटे छोटे मार्क बने रहते हैं क्या? यस यही वो क्या बताता है हमें, मिलीमीटर। Yes. तो मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, 0.1 सेंटीमीटर, ये सुनो। यस सर। अब एक बात बताओ बेटा, कोई चीज इतना बड़ा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई लेंथ है किसी चीज का, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इसको तुम्हें इस स्केल से नापना है। तो बेटा इस स्केल से नापते समय हमने क्या देखा कि जब हम इसको 0 पे फिक्स कर रहे हैं, तो इधर जब हम आ रहे हैं तो हो क्या रहा है कि इसके इधर तो एक मार्क मिल गया मुझे, समझिए बात को, और इसके आगे फिर दूसरा मार्क यहाँ पे है। मतलब इसके सामने कोई मार्किंग है ही नहीं उस स्केल में। इसका सामने तो मार्किंग ये होना चाहिए, बट इसके थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है। और मान लीजिए बेटा ये मार्किंग, से फॉर एग्जांपल कि ऐसा लिखा हुआ है कि बेटा ये 50 के पास हम लोग, सॉरी, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि 20 मिलीमीटर यहाँ पे है और यहाँ 21 मिलीमीटर है। तो आप इस बॉडी का जो लेंथ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसका लेंथ आपको अगर बताना हो तो आप क्या सकता है, आप बता दे 20, क्योंकि और हो सकता है आप बता दे 21। भाई आप ये तो नहीं बोलेंगे ना 20.01, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि स्केल में कहीं 0-1 का कोई डिवीजन ही नहीं है। ये तो मिलीमीटर में ऐसा है कि 1-1 मिलीमीटर का गैप है। तो जो इसका लीस्ट काउंट है, यानी जो सबसे कम दूरी ये मेजर कर सकता है, वो कितना है बेटा, 1 मिलीमीटर का। करेक्ट और नॉट? यस बोलिए सर। बच्चों। तो हो सकता है आपने जो 20 बताया वो हो सकता है गलत हो, जो आपने 21 बताया वो भी गलत। तो मैक्सिमम गलती आप कितना कर सकते हैं? तो हो सकता है आपने अप्रोक्सीमेट क्या किया कि ये 20 के बहुत नजदीक था, लेकिन आपने बोला कि यार इन दोनों के बीच में तो हम 21 लिख दे रहे हैं। तो आपने मिस्टेक कितना किया था, वो एक्चुअली 20 के करीब, लेकिन आपने उसको 21 रिपोर्ट कर दिया, तो 1 मिलीमीटर का गलती कर दिया। या हो सकता है हो वो सर पूरा एक क्या नहीं बोलते होगा हैं ना वो? 20 ना, पूरा एक तो नहीं होगा, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मिस्टेक तो आपने कर दिया ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक आप कितना कर सकते हैं। देखो बेटा वही बात हो गई ना कि ये हल्का सा क्रॉस कर जाए 20 को, स्लाइटली सा क्रॉस कर जाए, तो भी तो आपके मेजरमेंट में एरर है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है? तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये है सर कि जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो वही उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है। उससे बड़ा एरर तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि दो मार्किंग के या तो वो बीच में होगा या उससे बड़ा होगा। तो मैक्स टू मैक्स हम डिफरेंस कितना गलत बता सकते हैं, यही जो दो मार्किंग के बीच का डिस्टेंस है।
यानी 1 मिलीमीटर का। तो इसीलिए इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हो 20 प्लस माइनस 1, राइट। तो अब आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि 20 से थोड़ा बड़ा है, हो सकता है, लेकिन मतलब कि अगर मैंने वही बताया कि 20 के आपका नीचे भी जा सकता है या 20 के ऊपर भी, डिपेंड करता है। जैसे इस रिजल्ट को आप 21 प्लस माइनस 1 बोल सकते हो, क्योंकि 20 से बड़ा तो श्योर है। तो खैर बच्चों, यहाँ पे ये समझ में आया कि लास्ट डिजिट में हमारा मिस्टेक हो सकता है, एरर आ सकता है। ठीक उसी तरीके से बच्चों, ठीक उसी तरीके से ये जो एरर मैं बताने की कोशिश कर रहा था, अगर आपने ये बोल दिया कि एरर बिल्कुल ही 0 है, तब तो बेटा एरर इन मोमेंटम इनफाइनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें कई बार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन करता है, ठीक है, क्योंकि आपको अब आइडेंटिफाई करना क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर पे दिमाग रहे, क्योंकि अगर आप वो मैक्सिमम ये बताएंगे तभी ये मिनिमा आएगा, यानी इक्वालिटी को आप होल्ड करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखता हूं आप लोग क्या दिमाग लगाते हो इससे। इफ a particle is present inside a sphere of radius r, then find, पहला बेटा, maximum possible error in measuring its position, और दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बारे में सोचो, और दूसरा मुझे ये बताओ कि अगर ये मैक्सिमम होगा तो एरर इन मोमेंटम, मिनिमम पॉसिबल एरर इन मोमेंटम, मिनिमम पॉसिबल एरर इन मोमेंटम, कम से कम इसमें कितना एरर आएगा? मिनिमम डेल्टा, मिनिमम पॉसिबल एरर इन मोमेंटम। सॉल्व करिए बच्चों, दिमाग लगाइए। सर मैक्सिमम पॉसिबल एरर 2r होगा, अच्छा, आपके हिसाब से 2 पोजीशन वाला। ठीक, ठीक है, हम लिख रहे हैं, तो बाकी सभी को करने दीजिए, हम लिख दे रहे हैं आपका यहाँ पे आंसर। ये आपने 2r बोला है, और जैसे जैसे होता जाए बताते जाइए, नहीं तो मैं बताता हूँ बच्चों। I'll give you just 1 minute for this.
चले बता रहा हूं मैं बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, मोमेंटम का h/8 होगा। तो चलो ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं करता हूं, देखते हैं। वैसे आपका आंसर बहुत क्लोज है बेटा, वेरी क्लोज, इनफैक्ट करेक्ट है। पहले वाला तो करेक्ट है। देखो बच्चों, क्या है, आप समझो बात को, ठीक है? कि एक स्फीयर दिया हुआ है बच्चों, और सोचो कि आप इसका पोजीशन मेजर कर रहे हो, ठीक है? सोचो कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड का, और आप इसका पोजीशन बता रहे हो। तो हो सकता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में कहीं पे प्रेजेंट है, हमें मालूम नहीं कहाँ है। तो हो सकता है कि आप उसका पोजीशन बताने में मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक कितना कर सकते हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना हो सकता है इसमें? 2r ही हो सकता है ना बेटा? 2r ही तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है। यस सर। भाई इससे ज्यादा तो मिस्टेक नहीं करोगे ना आप। क्या हो सकता है आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में वो एकदम अपोजिट कोने पे प्रेजेंट हो। उसके अलावा कहीं भी प्रेजेंट रहेगा तो वो 2r से तो कम ही डिस्टेंस रहेगा ना बेटा। से 2r ही मैक्सिमम उसका लेंथ है 2 पॉइंट के बीच में। आप सोच लो कि मिसजज कर लिए, आपने यहां सोचा वो इलेक्ट्रॉन निकला यहां, आपने सोचा यहां बेटा इलेक्ट्रॉन निकला यहां। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना कर सकते हो बेटा आप? 2r का। अग्रीड और नॉट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम पॉसिबल एरर for a particle inside a sphere inside the sphere of radius r कितना बेटा? is equal to 2r। ये आ गया पहले का आंसर। दूसरा अब तो सिंपल हो गया यार, डेल्टा p विल बी इक्वल टू कितना? h अपॉन कितना था बेटा वहां? 4 पाई था। 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। Yes. तो बस अब ये निकाल दो, जो मिनिमम पॉसिबल एरर है डेल्टा पी में कितना आएगा? 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स कितना था? 2r। खत्म, ये भी निकल गया। कितना सिंपल था ये आंसर। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरीके से, सेम दोनों ही चीजें आपको निकालना है। और वो कब? अगर कोई पार्टिकल बेटा एक क्यूब में फंस गया हो। कोई पार्टिकल बेटा अगर क्यूब में हो, जिसका क्यूब मतलब समझते हो ना जी सभी लोग, लेंथ विड्थ एंड एवरीथिंग जो भी आप समझते हो सब इक्वल है, जिसका डायमेंशन ए है। सो क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ अ पार्टिकल is present inside a cubical box of edge length a, then find, क्या फाइंड करना है बेटा? then find same two things. Number one, maximum possible error in position, and second क्या बताना है? minimum possible error in momentum. Can you do it?
सर डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? मैं भूल गया। थ्री सर, हम्म ए रूट फॉर्मूला बताना पड़ेगा तुमको क्यूब का निकालने का। सर शायद वो होता है √3a होगा। सर दिमाग ए रूट लगाओ। 3 हो जाएगा पहले का। ओके ठीक है बेटा, ठीक है, सबको करने दो। सर दूसरे का हो जाएगा h/4 √3 पाई है। ओके बेटा, √5a। तो फर्स्ट का √5a। चलो बेटा। चलो ठीक है बेटा। तो सिंपल क्या है, अब आप एक बात बताओ, कभी भी आपको अगर क्यूबिकल लेंथ निकालना है, किसी को भी अगर प्रॉब्लम होता है, तो देखो कितना सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल। ये बताओ बेटा, अगर मान लो कि ये पॉइंट है, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं बेटा, अगर मैं इसको 0,0 मान लूं, तो इस पॉइंट का जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? बोलिए। सर AI कैप, AJ कैप और AK कैप। बिल्कुल, AI कैप, AJ कैप एंड AK कैप। या मैं थोड़ा, जिनको क्लियर नहीं हो रहा हो उनको मैं थोड़ा और दिखाने की कोशिश एक बार करता हूँ। एक काम करो बेटा, ये जो है ना, इसी को आप मान लो, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, तो यहाँ ओरिजिन है और ये पॉइंट का मुझे निकालना है, वो भी डायगोनली अपोजिट हो गया, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो तो यही होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा बेटा? ये अगर अंदर है पॉइंट, तो आप देखो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको x में कितना चलना पड़ेगा, a चलना पड़ेगा, y में कितना चलना पड़ेगा, उतना ही, और z में कितना चलना पड़ेगा, तब जा करके ये है। तो इसका जो पॉइंट है a, तो बेटा अगर आपको उसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ai प्लस aj प्लस ak आ रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो √a² प्लस a² प्लस a², इंडिपेंडेंट कितना आ गया? a√3। √3। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट इज डायगोनली अपोजिट पॉइंट, और इसका जो ओवरऑल लेंथ आएगा वो ऐसा आएगा। नहीं वैसे करना चाहते हो तो भी एक आसान तरीका है। कौन सा? तो सबसे पहले एक काम करो ना, यहाँ तक आपको पहुंचना है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये लेंथ होगा बेटा a√2 और ये लेंथ होगा a। अब ये इसका हाइपोटेनस है, तो स्क्वायर निकाल दो, a² प्लस a√2² यानी 2a² का रूट ओवर, तो आ गया ना फिर से वापस वही। तो आप कैसे भी निकालो, चाहे ऐसे बना के निकालो, वैसे निकालो,
तो जो फर्स्ट का आंसर है वो कितना आ गया, a√3। सेकंड का आंसर तो बड़ा सिंपल है, डेल्टा p इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल एरर h/4 into a√3। दैट इज आवर आंसर। खत्म हो गया। सो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हाइजेनबर्ग के बारे में और थोड़ा पढ़ाई करिए आप लोग, और कल मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा पढ़ाई करके बैठेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो थोड़ा टफ लगेगा बच्चों, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरा पढ़ो, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं बेटा, लेकिन सभी लोग रीडिंग लगा करके बैठोगे पूरा, वहां से शुरू होते हुए क्वांटम नंबर तक लगाएंगे सब लोग रीडिंग। यस सर।